भी एक समय था जब भारत सेलिब्रेट करता था कि हमने अमेरिका से इन्वेस्टमेंट ला ली है। यूएस की कोई कंपनी भारत में आकर इन्वेस्टमेंट कर रही है, इसकी भारत के अंदर खुशी मनाई जाती थी। लेकिन आज हालात ये हो गए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को ये सेलिब्रेट करना पड़ रहा है कि भारत उनके देश में इन्वेस्टमेंट करने वाला है। अब डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन भारत के सहारे अपने देश के लोगों को कौन सा सपना दिखा रहे हैं, उसके ऊपर तो हम बात करेंगे ही। साथ में ईरान ने भारत की सरकार से क्या रिक्वेस्ट की है वो भी डिस्कस करेंगे, और मोदी सरकार ने तेल की कीमतों को लेकर अपनी कौन सी मजबूरी देश को बताई है वो भी हम कवर करेंगे। इसके अलावा भी जियोपॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित काफी इंपॉर्टेंट खबरें आ रही हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका और भारत के बारे में, क्योंकि यूएस एम्बेसडर सर्गियो गौर ने एक स्टेटमेंट इशू करके जानकारी दी है कि उन्होंने भारत की कंपनीज के साथ मुलाकात कर अमेरिका के लिए ह्यूज इन्वेस्टमेंट डील्स को क्लोज कर लिया है। पिछले कल यूएस एम्बेसडर सर्गियो गौर ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की थी। उसके बाद सर्गियो गौर ने एक स्टेटमेंट इशू करके बताया है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की लीडरशिप में रिकॉर्ड लेवल के ऊपर इन्वेस्टमेंट वापस से अमेरिका आ रही है। भारतीय कंपनीज ने टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग और फार्मास्यूटिकल्स जैसे कई सारे सेक्टर्स में $20.5 बिलियन से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग की है। इसमें वो 12 इंडिया कंपनीज भी शामिल हैं जिन्होंने सिर्फ आज ही यानी कि पिछले कल $1.1 बिलियन अमेरिका में इन्वेस्ट करने की अनाउंसमेंट की है। भारत से आने वाली इन्वेस्टमेंट और इन पार्टनरशिप की वजह से अमेरिका में नौकरियां और जॉब्स क्रिएट हो रही हैं और सप्लाई चेन और भी मजबूत बन रही है। ये इस बात का सबूत है कि जब दुनिया की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक देश एक साथ मिलकर बिजनेस करते हैं तो उससे दोनों देशों को फायदा होता है। #SelectUSA, ये कहना है यूएस एम्बेसडर सर्गियो गौर का। अब ये कौन सी इंडियन कंपनीज हैं जिन्होंने $20 बिलियन और पिछले 24 घंटे में $1.1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट अमेरिका के साथ कंफर्म कर दी है, ये तो खैर पता नहीं। लेकिन सर्गियो गौर ने जो अपनी स्टेटमेंट में बोला है कि दोनों डेमोक्रेसीज का फायदा हो रहा है, ये बात बिल्कुल गलत है। डोनाल्ड ट्रंप एंड इवन सर्गियो गौर की भारत के अंदर अपॉइंटमेंट के बाद भी भारत के लिए चीजें हर दिन और भी खराब होते जा रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भी सर्गियो गौर की स्टेटमेंट को रीट्वीट किया है और ये दोनों अमेरिका के लोगों के सामने इसको एक अचीवमेंट के तौर के ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि भारत की कंपनीज यूएस में आकर $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगी। इसके साथ ही एक और न्यूज आ रही है तेलंगाना स्टेट से। हमने आपको 2-3 दिन पहले बताया था कि तेलंगाना में जो कांग्रेस पार्टी की सरकार है, इन्होंने हैदराबाद में जिस रोड के ऊपर यूएस कॉन्सुलेट बिल्डिंग है, उस रोड का नाम चेंज कर डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू रोड रखने का फैसला किया है। और 23 जून से यानी आने वाले 2-4 दिनों के अंदर ही ये नया नाम लागू हो जाएगा। अब न्यूज आ रही है कि ये जो रोड का नाम बदला जा रहा है, इसके लिए तेलंगाना गवर्नमेंट ने एक भव्य कार्यक्रम रखा है जिसमें तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी भी शामिल होंगे। 23 जून को जो नाम बदलने के लिए कार्यक्रम है, उसके लिए धूमधाम से इनॉग्रेशन इवेंट रखा गया है और तेलंगाना की सरकार ने सर्गियो गौर को भी इन्वाइट किया है। नाम चेंज करके ट्रंप की चापलूसी करना काफी नहीं था, अब यूएस एम्बेसडर और यूएस डिप्लोमेट्स को बुलाकर ये इनॉग्रेशन इवेंट भी रखना जरूरी है। और ये वही कांग्रेस पार्टी है जो सेंटर में मोदी सरकार से मांग कर रही है कि अमेरिका के हमले में जो 3 सेलर्स की जान गई है, उसके लिए भारत सरकार अमेरिका से माफी मंगवाए, अमेरिका को इसके लिए जांच करने के लिए प्रेशर बनाया जाए। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत में होने वाली ब्रिक्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग के बारे में, जो 22 से 23 जून को दिल्ली में होगी। न्यूज निकल कर आ रही है कि ईरान ने अपना डेलीगेशन भारत भेजने की अनाउंसमेंट कर दी है और कहा गया है कि वो ब्रिक्स के मंच को इम्पोर्टेंट मानते हैं और भारत की चेयरमैनशिप का समर्थन करते हैं। ईरान ने घोषणा की है कि ईरान अपनी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी सेक्रेटरी निजामी पुअर को ब्रिक्स मीटिंग के लिए भारत भेज रहा है, जो ब्रिक्स मीटिंग में हिस्सा लेने के साथ साथ भारत की सरकार के साथ भी इंटरेक्ट करेंगे। इसके साथ ये भी न्यूज आ रही है कि ईरान अपने पेट्रोलियम मिनिस्टर मोहसिन पाकनेजाद को भी एनएसए मीटिंग के लिए न्यू दिल्ली भेज रहा है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करने के बाद अब ईरान चाहता है कि भारत ईरान से ह्यूज क्वांटिटी में क्रूड ऑयल परचेज करे, इसलिए ईरान अपने पेट्रोलियम मिनिस्टर को भारत भेज रहा है। एमओयू के पैराग्राफ 10 के तहत यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी ने ईरान को क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट और उससे जुड़ी बैंकिंग और इंश्योरेंस सर्विसेज के लिए इमीडिएट वेवर दे दिया है, यानी तुरंत प्रभाव से छूट देने का फैसला किया है, जिसका मतलब है कि अब ईरान लीगल तरीके से अपना तेल भारत को बेच सकता है। इसके साथ ही न्यूज आ रही है कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें लगातार कम होते जा रही हैं। जो क्रूड ऑयल एक समय पर $120 पर बैरल के पार चले गया था, आज वही क्रैश होते हुए $77 पर बैरल तक आ गया है। न्यूज आ रही है कि ब्रेंट क्रूड ऑयल $77 पर बैरल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जबकि WTI क्रूड ऑयल $74 पर बैरल के ऊपर ट्रेड कर रहा था। और ये क्रूड ऑयल अभी और नीचे आना है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने के बाद अभी भी मिडिल ईस्ट के देशों में क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन ईरान वॉर स्टार्ट होने से पहले के लेवल तक नहीं आई है। अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ऑयल टैंकर शिप्स का ट्रैफिक पहले जितना रिस्टोर नहीं हुआ है।
ऐसे में जब मिडिल ईस्ट के गल्फ देशों में ऑयल प्रोडक्शन वापस से पुराने लेवल के ऊपर आ जाएगी, उसके बाद मार्केट में ऑयल के ऑप्शंस पहले से ज्यादा होंगे। ईरान और वेनेजुएला का तेल आने के बाद तो सप्लाई और भी ज्यादा बढ़ जाएगी और काफी लंबे समय तक अब क्रूड ऑयल नीचे रहने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। वैसे अगर आप ये सोचकर खुश हो रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में काफी लंबे समय तक क्रूड ऑयल की कीमतें कम रहने वाली हैं एंड उसके बाद भारत में भी पेट्रोल और डीजल के दाम भारत की सरकार कम कर सकती है, तो आप फिलहाल के लिए तो गलत सोच रहे हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस सुरेश गोपी सर ने जानकारी दी है कि इंटरनेशनल मार्केट में कीमतों के कम होने के बाद तुरंत ही डोमेस्टिक मार्केट में पेट्रोल और डीजल की कीमतें ड्रॉप करना ये पॉसिबल नहीं है। जो क्रूड ऑयल आज इंटरनेशनल मार्केट में सस्ता हुआ है, उसको भारत की रिफाइनरीज तक लाते लाते कई हफ्ते और महीनों का समय लग जाता है। पहले उस क्रूड ऑयल की खरीद होती है, फिर उसको ऑयल टैंकर शिप में लोड किया जाता है, उसके बाद वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और इस तरह के ग्लोबल शिपिंग रूट से होते हुए भारत तक आता है। भारत लाने के बाद उसकी अनलोडिंग होती है, उसके बाद रिफाइनरीज में जाकर उसकी प्रोसेसिंग की जाती है और फिर लास्ट में देश के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के जरिए फ्यूल पंप तक उस पेट्रोल या डीजल को पहुंचाया जाता है। और इस पूरे प्रोसेस में कई हफ्तों का समय लग जाता है और कई महीने लग जाते हैं। कहने का मतलब है कि आज जो पेट्रोल और डीजल भारत में बिक रहा है, जरूरी नहीं है कि वो आज ही के क्रूड ऑयल प्राइस के ऊपर खरीदे गए तेल से बना हो। इसके बाद तुरंत कीमतें कम नहीं करने के लिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस सुरेश गोपी ने एक और रीजन दिया है कि वेस्ट एशिया में पिछले कई महीनों से जो संघर्ष हो रहा है, उसके कारण भारत की ऑयल कंपनीज को काफी नुकसान झेलना पड़ा है। जब क्रूड ऑयल महंगा हुआ था, तब सरकार द्वारा इंटरनेशनल मार्केट में हर बढ़ोतरी का पूरा बोझ कंज्यूमर्स के ऊपर नहीं डाला गया था। सरकार और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने उसका एक बहुत ही बड़ा हिस्सा खुद ही अब्सॉर्ब किया था और खुद नुकसान को झेला था। एंड इस प्रोसेस में केंद्र सरकार को लगभग 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। इसलिए जब क्रूड ऑयल और इसकी कीमतें नीचे आती हैं, तो सरकार और ऑयल कंपनीज पहले अपने लॉसेस को बचाने की कोशिश करती हैं। इसलिए जब क्रूड ऑयल प्राइसेस नीचे आते हैं, तो सरकार और ऑयल कंपनीज पहले अपने लॉसेस को बैलेंस करने की कोशिश करती है। यही वजह है कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट और पेट्रोल पंप के ऊपर पेट्रोल और डीजल की गिरावटों के बीच हमेशा एक टाइम देखने को मिलता है। ये कहना है भारत सरकार के मिनिस्टर का। अब इसके ऊपर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि भारत में अब तेल की कीमतें कम होनी चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट करके बताएं। इसके बाद अब बात करते हैं पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान के बीच साइन होने वाले मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बारे में। न्यूज निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान की सरकार ने शहबाज शरीफ का स्विट्जरलैंड का दौरा एंड मोमेंट के ऊपर कैंसिल करने की अनाउंसमेंट कर दी है। आज 19 जून है और पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर और एक डेलीगेशन स्विट्जरलैंड के जिनेवा जाने वाला था। वहां पर इन्होंने अमेरिका और ईरान के बीच साइनिंग सेरेमनी को होस्ट करना था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान ने यह मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑनलाइन ही मोड से साइन कर लिया। लेकिन मसला ये था कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट को पहले इन्फॉर्म कर दिया था और स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट के साथ भी कुछ मीटिंग अरेंज की गई थी। डील जब ये ऑनलाइन साइन हो गई, तो पाकिस्तान की सरकार को समझ नहीं आने लगा कि अब शहबाज शरीफ स्विट्जरलैंड जाएं या फिर ना जाएं। लेकिन अभी कुछ ही घंटे पहले पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने एंड मोमेंट के ऊपर अनाउंस किया है कि वो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का स्विट्जरलैंड का दौरा पोस्टपोन कर रहे हैं। यानी अब शहबाज शरीफ स्विट्जरलैंड फिलहाल के लिए तो नहीं जाएंगे और आने वाले समय में नई डेट्स अनाउंस होंगी। वैसे ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है, ये किसी भी वक्त फेल हो सकता है, क्योंकि ये वीडियो बनाते समय भी ताज़ा खबर आ रही है कि इजराइल ने लेबनान में फ्रेश स्ट्राइक्स और ताज़ा हमले दोबारा से स्टार्ट कर दिए हैं। अगली खबर आ रही है अफगानिस्तान से और ये काफी इंटरेस्टिंग खबर होने वाली है। आप में से कई सारे लोग तो ये भी कह सकते हैं कि ये सेम फैसला जो तालिबान ने इम्प्लीमेंट किया है, ये भारत में भी लगना चाहिए। सबसे पहले तो न्यूज आ रही है कि भारत की सरकार ने एक बार फिर से अफगानिस्तान की मदद के लिए 5 टन की मेडिसिन और मेडिकल एड भेजी है। भारत के विदेश मंत्रालय ने जानकारी देते हुए कहा कि अफगानिस्तान के हेल्थ सेक्टर को सपोर्ट करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोबारा से मजबूत करते हुए भारत ने अफगानिस्तान हेल्थ अथॉरिटीज को डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए मेडिकल इक्विपमेंट गिफ्ट किए हैं। इनमें न्यूबॉर्न और बच्चों के इलाज के लिए डिवाइसेस, कार्डियोग्राफ मशीन, वेंटिलेटर्स, पेशेंट मॉनिटर्स, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी के लिए इलेक्ट्रोकॉशरी मशीन, प्लास्टिक सर्जरी सेट और कई सारी स्पेशल मेडिकल डिवाइसेस किट भी शामिल हैं। ये मदद तो खैर भारत रेगुलर समय के ऊपर करते आ रहा है, लेकिन इससे भी एक और इंटरेस्टिंग खबर अफगानिस्तान से ये आ रही है कि तालिबान की सरकार ने सरकार में काम कर रहे हाई रैंकिंग ऑफिसर से लेकर ऑर्डिनरी स्टाफ तक सबके स्मार्टफोन इस्तेमाल करने के ऊपर रोक लगा दी है और अगर कोई भी ऑफिस या काम करने की जगह के ऊपर स्मार्टफोन के साथ पकड़ा गया तो उसका फोन तोड़ दिया जाएगा और शरिया कानून के तहत उसको सजा भी दी जाएगी। तालिबान रजीम ने ये फरमान इंप्लीमेंट करना भी स्टार्ट कर दिया है
और अफगानिस्तान से कई सारी वीडियोस आ रही हैं जिनमें तालिबानी स्मार्टफोन्स को तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि वो वीडियोस भी तालिबान रजीम स्मार्टफोन के ऊपर ही शूट कर रहा है। स्मार्टफोन्स बैन करने के पीछे ऑफिशियल कारण ये दिया गया है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज दफ्तर में काम करने की बजाय अपने अपने स्मार्टफोन के ऊपर समय बर्बाद कर रहे थे। कर्मचारी फोन के ऊपर टाइम वेस्ट करते थे, जिससे सरकारी काम में रुकावट आती थी, काम लेट होता था। इसके साथ ही सरकार से संबंधित काफी सारे कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स लीक हो रहे थे। अफगानिस्तान में कई बार ऐसा हुआ है कि तालिबान रजीम के इंटरनल डॉक्यूमेंट्स, इंटरनल ऑर्डर्स और मीटिंग की फोटोज और वीडियोस ऑफिशियल अनाउंसमेंट से पहले ही सोशल मीडिया के ऊपर पहुंच जाती थी। जिन भी सरकारी एम्प्लॉइज के पास फाइल जाती थी वो अपने फोन से डॉक्यूमेंट की पिक्चर्स को क्लिक कर लेते थे और आगे पीछे लीक कर देते थे। ऐसे में तालिबान लीडरशिप को लगता है कि स्मार्टफोन उनके लिए सिक्योरिटी रिस्क बन गया है। ऐसे में जो भी सरकारी अधिकारी या आम गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उन्हें कहा गया है कि वो अपने स्मार्टफोन्स को घर ही छोड़कर आएं। वर्क प्लेसेस के ऊपर चेकिंग में अगर स्मार्टफोन मिला तो स्मार्टफोन तो तोड़ा जाएगा ही, लेकिन साथ में शरिया कानून के तहत उन एम्प्लॉइज के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होगी। अब आपका इस कानून के बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट कर बता सकते हैं।